जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, अ पार्टिकल मूव्स from point P to point Q. A particle moves from point P to point Q, है ना, P से Q की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, पॉइंट P जो दिया हुआ है, या ऐसे लिख दें, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट भी बताना है एंड इट्स मैग्नीट्यूड, उसका बच्चों मैग्नीट्यूड भी बताना है। अच्छा, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर दिए हुए 2i प्लस 3j माइनस के, और पॉइंट Q के भी दिए हुए हैं i प्लस 2j माइनस, या -3 के लिख लो, चलो ऐसा, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर अपने को दिए हुए हैं, अब आंसर करना है। तो कैसे होगा आंसर? अब देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। दो पॉइंट्स हैं P और Q, P से Q की तरफ जा रहा है हमारा पॉइंट पार्टिकल। अब जब P से Q की तरफ जा रहा है और दोनों के पोजीशन वेक्टर दिए, तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हमारा वेक्टर में आंसर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये है P, और P से Q की तरफ अपन जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको लिखना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा? वेक्टर PQ, है ना। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि P से Q की तरफ जा रहे हैं। अब P के पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के, और Q के पोजीशन वेक्टर है i प्लस 2j माइनस 3 के। तो अगर डिस्प्लेसमेंट PQ है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो Q का पोजीशन वेक्टर क्या है? i प्लस 2j माइनस 3 के, और P का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j माइनस के, ऐसे, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देख लीजिए क्या आंसर आता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर आ जाएगा -i, फिर j में हो जाएगा बच्चों -j, अब -3 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2k। तो ये हुआ हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक आंसर तो ये हो गया कि साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एक आंसर हो गया ये PQ। अब एक दूसरा क्वेश्चन और भी पूछा है कि साहब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी बताइए। तो एक आंसर तो ये हो गया बच्चों, ये जो है एक आंसर तो हो गया। देख लेना कहीं जो है मैंने प्लस का माइनस तो नहीं किया है। तो अगर P से Q की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा PQ। तो Q के पोजीशन वेक्टर में P का पोजीशन वेक्टर घटाना है। तो एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, -i ठीक है, फिर उसके बाद -j भी ठीक है, सब ठीक है। अब बात हुई कि साहब इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? तो अगर बात चले कि मैग्नीट्यूड बताएं साहब डिस्प्लेसमेंट का, तो नेक्स्ट पोर्शन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? तो वो होगा बच्चों वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है?
तो फॉर्मूला होता है जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, फिर बच्चों जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, और आखिरी में क्या करिए कि जो कोफिशिएंट है k का उसका स्क्वायर करिए। तो क्या होगा कि आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो i का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर करिए, j का कोफिशिएंट भी -1 है तो उसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, और k का कोफिशिएंट -2 है तो उसका भी स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट आया तो 2 दूनी 6, तो √6 हो गया बच्चों। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो √6 आ गया। तो फिर से लिख देता हूं मैं, जो मैग्नीट्यूड की बात पूछी थी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट का हमारा मैग्नीट्यूड भी आ जा रहा है और वो है √6। तो ये जो है इस क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन हो गया। तो पहला पोर्शन था कि मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है सो बताइए, और दूसरा पोर्शन था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है सो बताइए। दोनों बातें हो गई। So this is how we get displacement and magnitude. अब अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दाग दें कि साहब P का ये है पोजीशन वेक्टर, Q का ये है पोजीशन वेक्टर, P से Q तक जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ लेते। क्या पूछ लेते? इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि इन प्रीवियस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में पूछ लेते कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बताइए। अब सब आप डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, तो क्या बताते? चलिए साहब, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, Q के भी दिए हैं, और अब डिस्टेंस बतानी है P से Q के बीच की, तो क्या बताते? क्या बताते पुष्प बताओ। अरे डिस्टेंस की वैल्यू बताओ, जैसे हमने कहा ये √6 यूनिट्स हो गया, तो डिस्टेंस कितनी लिखते? कह रहे कि साहब √6 से ज्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, हम पूछ रहे कितनी होगी सो बताओ। तो इसका आंसर होगा कि सर डिस्टेंस तो तभी ना बताएंगे जब आप ये बताएंगे कि किस रास्ते से जा रहे हैं। सीधे जा रहे हैं तो डिस्टेंस √6 ही हो जाएगी, आड़े तिरछे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं, अब तक रास्ता पता नहीं है। तो अगर 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो डिस्प्लेसमेंट बताया जा सकता है, डिस्टेंस नहीं बताई जा सकती, क्योंकि डिस्टेंस तो किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे, है ना। तो विदाउट पाथ कॉमा distance cannot be answered. Distance cannot be answered. पाथ के बगैर डिस्टेंस नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ मिनिमम डिस्टेंस जरूर बता सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है यही क्या है, इसी को क्या बोल सकते हो? इसी को बच्चों मिनिमम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस तो तभी पता चलेगी जब जिस रास्ते जा रहे हो उस रास्ते की खबर हो। रास्ते की खबर नहीं है तो फिर डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं बता सकते। चलिए साहब, तो ये जो है एक बेसिक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। एक आध दो और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं। लिख रहे हैं कि बिटवीन 2 पॉइंट्स,
दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट चेंजेस। ये चलो इससे पहले एक चीज और बताओ, एक चीज और ये बताओ कि जैसे मान लीजिए क्या पूछना चाह रहा हूं मैं। देखो एक चीज और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल मोशन में है, एक पार्टिकल जो है वो मोशन में है, और क्या है कि जहां से उसकी शुरुआत हुई थी वहीं पे वो वापस पहुंच जाए, जहां यही इसका इनिशियल पॉइंट है और बच्चों यही फाइनल पॉइंट है। सीखो, जहां से शुरू किए वापस वहीं पहुंच गए। अब हम कहें कि भाई दो अलग अलग टाइम है और दोनों टाइम के बीच में पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। मान लीजिए यहां से यहां तक उसने चलने में से 5 मिनट का समय लगाया, तो 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद की स्थिति ले दे के 0 वही पहुंच गए। तो अगर किसी टाइम इंटरवल में किसी पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या वो पार्टिकल मोशन में है या वो पार्टिकल रेस्ट में है? फिर समझ लीजिए, हमने कहा कि एक पार्टिकल को हमने देखा, 5 मिनट बाद फिर उसको देखा, जहां 5 मिनट पहले देखे थे वहीं 5 मिनट बाद भी मिल रहा है। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि वो पार्टिकल मोशन में है या वो पार्टिकल रेस्ट में है? या ऐसे कहूं कि दो अलग अलग टाइम पर हमने पार्टिकल को देखा तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, या ये भी ना कह के ये और आसान कह लें, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, वेदर इट इज इन मोशन और इट इज इन रेस्ट। जैसे बात ये हो रही है कि इफ displacement of particle, if displacement of particle 0 वेक्टर है ना, then पार्टिकल इन रेस्ट। तो बात ये हुई कि पार्टिकल किस में है, रेस्ट में। तो तुम्हें बस यही बताना है कि ये स्टेटमेंट आपको ट्रू लगता है या फॉल्स लगता है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होने का ये मतलब नहीं होता है कि वो रेस्ट में ही है। हो सकता है कि मोशन में रहे, लेकिन जहां से शुरू किया घूम घाम के वहीं आ जाए। तो ये पार्टिकल रेस्ट में हो ये जरूरी नहीं है बच्चों, यानी कि इसको ट्रू नहीं कह सकते। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। हाँ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस टर्म हो तो जरूर रेस्ट में, क्योंकि तब तो केवल मैग्नीट्यूड ही होगी। एक और बात बताओ, अगर पार्टिकल मोशन में है, सुनना ध्यान से, एक पार्टिकल मोशन में है तो एक सेंटेंस है कि उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा सेंटेंस है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। फिर से सुन लो, एक पार्टिकल चल रहा है, मोशन में है, तो एक सेंटेंस में कह रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, और दूसरा सेंटेंस है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। तो दोनों में अब बताओ क्या सही है क्या गलत है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ साहब डिस्टेंस जो है, ये इस फोटो को पहले बना लो, इस फोटो में लिख लो कि
जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज 0, ठीक है। तो ये क्लोज्ड पाथ है, तो क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या हुआ कि जहां से शुरू करेगा वहीं पे दी एंड हो गया। अब एक और स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट था ऐसे एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और ये सब आपको समझना होगा धीरे धीरे। दूसरा स्टेटमेंट, एक पार्टिकल है, या ऐसे कहूं अ मूविंग पार्टिकल। बातें मत करो, देखो बच्चों, एक मूविंग पार्टिकल है, एक मूविंग पार्टिकल है। तो इस मूविंग पार्टिकल के लिए दो स्टेटमेंट हम लिखते हैं। पहली चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीजिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीजिंग। और दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग। है ना, या यूं कह लें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग मतलब वेक्टर का लंबाई बढ़ रहा है। तो अब आप ये बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक बैठ रहा है, या दोनों ही सही बैठ रहे हैं, या दोनों ही गलत भी हो सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है, या एक सही या गलत है, या दोनों ही गलत हैं? जी सर, आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए। दोनों सही है। एक उत्तर आया पीछे से कि साहब दोनों सही हैं। एक मूविंग पार्टिकल है तो हमेशा उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। जी सर, आप बताएं। अच्छा, आप बताएं। जी, पहला सही है। एक उत्तर आया कि साहब देखिए पहला सही है और दूसरे का कुछ अता पता नहीं, दूसरा सही है कि गलत है? अच्छा, पहला तो तुम सही बता रहे, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। पहला सही है, और अनीस बता रहे थे, क्या बता रहे? बिल्कुल बिल्कुल। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस तो जो कि मैग्नीट्यूड है तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा हमेशा, जरूरी नहीं है। कैसे? देखो कैसे। जैसे डिस्प्लेसमेंट घट भी तो सकता है, अभी देख रहे थे ना, जैसे यहां से यहां तक आए, जैसे मान लीजिए, बात नहीं करो तब ना कुछ मजा आएगा। ये पार्टिकल का पॉइंट है इनिशियल फाइनल ए है, और ये मान लीजिए है बी। सुन लो ध्यान से। तो पुरानी ही सिचुएशन में जब तक वो ए से बी की तरफ जा रहा है तब तक उसका ए से नेट डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, ए से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही वो बी से ए की तरफ जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? कम होने लग रहा है। तो मोशन तो कर ही रहा है। तो अब यहां जब मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है, और इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट को घटा भी रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ रही है। जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए 50 मीटर है, फिर ये डिस्टेंस 10 मीटर हो गई, तो यहां से यहां तक चला तो 60 मीटर माना जाएगा। डायरेक्शन की तो काउंट होती नहीं है उसमें। तो जब हम मूविंग पार्टिकल की बात करते हैं तो जब भी वो मूव करेगा तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ेगा। ये नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होगा। ये कैसे सही हो सकता है? गलत भी तो हो सकता है। जैसे पुरानी सिचुएशन में अगर ऊपर का जो पाथ दिख रहा है आपको क्लोज लूप, तो जो ऊपर हमने क्लोज लूप बनाया है
उस क्लोज लूप में दो रास्ते हैं, एक तो है ए से बी और एक रास्ता है बी से ए। तो ए से बी जब जा रहे हैं तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कैसा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जब बी से ए की तरफ जा रहे हैं तब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो घट रहा है। तो दोनों में फर्क है। ए से बी जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और बी से ए जाओगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होता है। ये डिफरेंस। तो दोनों चीजें हो सकती हैं बच्चों कि मूविंग पार्टिकल का हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ए से बी में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बी से ए में फिर घट रहा है। चलिए नोट कर लीजिए। ऊपर का मतलब क्या है आदित्य, ये वाला लूप, ये जो ऊपर बना है क्लोज लूप। तो अच्छा एनीवेज, तो सबको बच्चों को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क क्लियर हो गया, एकदम समझ आ गया है ना। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीख गया तो तुमने जग जीत लिया, काम काफी हो गया।